नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। 12 लाख सालाना इनकम तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट पेश हो जाने के बाद सबसे बड़ा बवाल इसी बात पर काटा जा रहा है। इस जानकारी को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे बीमार होती भारतीय अर्थव्यवस्था को वह इलाज मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी, जबकि हकीकत यह है कि इससे पहले 7 लाख सालाना इनकम तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता था। जब 7 लाख सालाना इनकम तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता था तो असेसमेंट ईयर 2023-24 में केवल 2 करोड़ 82 लाख लोगों ने किसी न किसी तरह का इनकम टैक्स का भुगतान किया था, और इनमें से 2.5 करोड़ लोगों ने तो साल भर में 1.5 लाख से कम टैक्स दिया था। मतलब केवल भारत की 76 लाख ऐसी आबादी है जिसने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स दिया था। यही आबादी इनकम टैक्स का 87% हिस्से का भुगतान करती है, जिसके पास बम्पर पैसा है। मतलब 142 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ भी आबादी नहीं है जो बहुत ज़्यादा टैक्स देती हो। अब अगर टैक्स फ्री की लिमिट 12 लाख सालाना कर दी गई तो इसका मतलब हुआ कि पहले से कम लोग टैक्स देंगे। मतलब जितने लोगों को 12 लाख तक टैक्स फ्री करने में राहत मिली है वह 142 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ भी नहीं होंगे। अगर आप इस हिसाब से सोचेंगे तो 12 लाख तक जो टैक्स फ्री किया गया है, इस तरह की बात करके जिस तरह का बवाल मचाया जा रहा है कि बहुत बड़ा डिमांड बढ़ जाएगा, लोगों की जेब में बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा, उससे अर्थव्यवस्था की गाड़ी बहुत दौड़ने लगेगी, वह सारा का सारा जो गुब्बारा रचा जा रहा है सब का सब फूट जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि इनकम के आधार पर भारत में किसी भी तरह का मध्य वर्ग नहीं है। मीडिया वाले लगातार आपसे झूठ बोलते हैं और आप इस झूठ को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रचार को अपनी जगह दिखाने के बाद अब चलिए इस वीडियो में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट के पूरे कच्चे चिट्ठे पर बात करते हैं। बजट से निकलते हिसाब किताब को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यह जानिए कि बजट को बजट के हिसाब से समझना चाहिए। मतलब बजट के खाते क्या कहते हैं, कहां पर कितना पैसा खर्च होगा और कहां से कितना पैसा आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के भाषण से अगर आप बजट को समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। बजट के भाषण में आप नरेंद्र मोदी के कारनामों के प्रचार प्रसार के समंदर में खो जाएंगे। जो बजट है इस बार का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट है वह 50,65,हजार करोड़ रुपए का बजट है, और इसमें से 12,76,000 करोड़ रुपए तो केवल इंटरेस्ट के भुगतान पर चले जाएंगे। और वित्त वर्ष 2025-26 खत्म हो जाने तक, अंत तक यानी कि 31 मार्च 2026 तक भारत के ऊपर करीब 196 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लद जाने का अनुमान है। भारत के जब बजट के पन्नों को हम पढ़ते हैं तो यह सारी जानकारियां निकल करके आती है। मोटे तौर पर समझिए तो जो देश का बजट होता है उसे तकनीकी भाषा में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वह कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट का, कुछ ऐसे दस्तावेजों का समूह होता है जिससे पता चलता है कि देश का वित्तीय हाल क्या है। चूंकि बजट एक वित्त वर्ष के अंत और शुरू में पेश किया जाता है तो बजट के दस्तावेजों में मोटे तौर पर यह बात शामिल होती है कि बीत गए वित्त वर्ष के लिए सरकार की कमाई यानी राजस्व कितना रहा, सरकार ने खर्च कितना किया, सरकार ने उधार कितना लिया, और आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार कमाई यानी सरकार राजस्व का अनुमान क्या लगा रही है और खर्च का कितना अनुमान लगा रही है। और जितना खर्च का अनुमान लगा रही है उतनी अगर कमाई नहीं है तो उधार का अनुमान क्या होने वाला है, उधार कितने का लिए जाने वाला है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वह यह है कि सरकार की कमाई, सरकार का राजस्व, सरकार की इनकम किसी दूसरी दुनिया से नहीं होती है। सरकार किसी ना किसी तरह से हमारी और आपकी कमाई पर टैक्स लगाकर ही अपने राजस्व को भरती है। यही सरकार की कमाई का जरिया है, यही सरकार के राजकोष के, सरकार के खजाने का जरिया है। अगर सरकार उधार भी लेती है तो उसका रिश्ता भी हमारी इनकम और सेविंग से जुड़ा होता है। मतलब सरकार का बजट मतलब हमारा पैसा और हमारा हिसाब किताब। इस हिसाब से सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संसद के पटल पर करीब 50,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। मतलब 50,65,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान पेश किया है। इसमें से करीब 28 लाख करोड़ रुपए सरकार टैक्स से वसूल करेगी।
टैक्स का मतलब यहां पर आप यह समझिए कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जो भी टैक्स केंद्र सरकार लगाती है वह सब मिला करके। इसके अलावा करीब 5,83,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार ने नॉन टैक्स से रेवेन्यू हासिल करने का अनुमान लगा रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मोटा मतलब यह समझिए जो टैक्स के अलावा रेवेन्यू होता है। इसको आप उदाहरण तौर से समझ लीजिए, सरकार की कंपनियों पर सरकार को जो डिविडेंड हासिल होता है और सरकार जिन जिन सरकारी कंपनियों को बेचती है वहां से जो पैसा निकलता है, इस तरह की जो चीजें होती हैं वह नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आती हैं। कुल मिला जुला करके सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि साल 2025-26 के वित्त वर्ष में करीब 34,20,000 करोड़ रुपए का राजकोष तो सरकार जुगाड़ कर लेगी, मगर खर्च का अनुमान 50,65,000 करोड़ रुपए का है, यानी 15,68,000 करोड़ रुपए सरकार को राजकोषीय घाटा होगा। इस राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए, इस फिस्कल डेफिसिट की भरपाई के लिए सरकार उधारी लेती है, कर्ज लेती है, और यह कर्ज भी हमसे और आपसे ही लिया जाता है। सरकार के एवज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड जारी करती है। इस बॉन्ड पर सरकार बैंक से, इंश्योरेंस कंपनियों से, म्यूचुअल फंड से कर्ज उठाती है। सरकार की छोटी बचत योजनाओं, पोस्ट ऑफिस जैसे वित्तीय साधनों में हमारा और आपका जो पैसा जमा होता है उसका इस्तेमाल भी सरकार कर्ज के तौर पर करती है, यानी सरकार का कर्जा हमारी और आपकी बचत पर ही लिया जाता है। इस तरह से उधारी पर सरकार ने करीब 15,68,000 करोड़ रुपए उधारी का अनुमान लगाया है और विदेशी सोच भी लेती है, जो हिस्सा बहुत कम होता है। इस तरह से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में 50,65,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए जितना पैसा सरकार को चाहिए उतने का जुगाड़ होता हुआ दिख रहा है। यह बजट के पन्नों से निकलता हुआ हिसाब किताब है। अब सवाल यह है कि सरकार इस 50,65,000 करोड़ रुपए को खर्च कहां पर करने का अनुमान लगा रही है। तो बजट के पन्नों को देखने पर यह पता चलता है, और आप जान करके हैरान होंगे कि 50,65,000 करोड़ रुपए में से 12,76,000 करोड़ रुपए सरकार केवल और केवल अपने लिए जो उसने कर्जा लिया है, जो उधारी लिया है, जो वह लेते आ रही है, उस पर इस साल का ब्याज का भुगतान करने में खर्च कर देगी। ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल भी नहीं, ब्याज का भुगतान कर देने पर 12,76,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। यह टोटल बजट का करीब 22% हिस्सा है और सरकार के टोटल रेवेन्यू रिसीव का करीब 40% हिस्सा है। 31 मार्च 2026 तक सरकार ने बजट पर पिछले कई सालों से जो कर्ज लिया है वह बढ़कर के 196 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। पिछले साल तक यह 1,81,00,000 करोड़ रुपए था, यानी भारत का बजट 50,65,000 करोड़ रुपए का और भारत का कर्जा 196 लाख करोड़ रुपए का है। यानी भारत की साल भर के बजट से करीब 4 गुना ज्यादा भारत का कर्जा है। अब आप सोचकर बताइए कि क्या केवल बजट से भारत की गहरी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी? क्या केवल बजट से भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ पाएगी? क्या केवल बजट से भारत में बेरोजगारी की भयंकर परेशानी खत्म हो पाएगी? क्योंकि जो असली हकीकत है वह यह है कि देश की आर्थिक परेशानियों को हल करने के लिए बहुत बड़े बुनियादी बदलाव की जरूरत है। बार बार बजट को लेकर के इतना शोर किया जाता है जैसे पूरा का पूरा सिस्टम ही बजट से सुधरने वाला है, लेकिन उसकी संरचना ही ऐसी है कि कोई बदलाव उससे नहीं होता है। दिख ही रहा है, बजट के पूरे सिस्टम में बहुत गहरे स्तर पर बुनियादी बदलाव की जरूरत है। भारत की आर्थिक परेशानियों को हल करने के लिए बहुत ही गहरे स्तर पर भारत के पूरे इकोनॉमिक मॉडल में बदलाव करने की जरूरत है। वैसे इकोनॉमिक मॉडल से भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला जहां पर आय और संपत्ति का संकेंद्रण, इनकम और वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है वह केवल कुछ हाथों में होता हो और बाकी सब गरीबी में मरते हुए जीने के लिए मजबूर हो। अब थोड़ा टैक्स की संरचना को भी समझिए। साल 2024-25 के बजट के लिए सरकार ने अनुमान लगाया है कि सरकार के रेवेन्यू का 22% इनकम टैक्स से हासिल होगा और केवल 17% कॉर्पोरेट टैक्स से हासिल होगा। मतलब एक तरह से कहा जाए तो जो अमीर हैं, जिनकी कमाई करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है, सरकार के बजट के मुताबिक उन पर उनकी कमाई के मुताबिक टैक्स का भार कम पड़ेगा। इस बात को थोड़ा गहरी नजर से समझिए। मार्च 2024 में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूदा वक्त की आर्थिक असमानता का हाल ब्रिटिश राज से भी ज्यादा है। मतलब
गुलाम भारत से भी ज्यादा भारत में मौजूदा वक्त की आर्थिक असमानता है, गरीब और अमीरी की खाई है। साल 2022-23 के आंकड़े बताते हैं कि भारत के टॉप 1% अमीरों की भारत के टोटल इनकम में हिस्सेदारी 22% की है और टोटल वेल्थ में हिस्सेदारी 40% की है। इतनी ज्यादा आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में नहीं है। ऐसी आर्थिक असमानता वाले देश में कॉरपोरेट से मिलने वाला टैक्स इनकम टैक्स से कम वसूलने का अनुमान लगाया गया है। अब इसे थोड़ा जीएसटी के साथ भी जोड़कर समझिए। करीब 18% टैक्स जीएसटी से हासिल करने का अनुमान है। जीएसटी का भुगतान दिन भर में जो महज 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाई करने वाला जो मजदूर है, जो ज्यादातर लोग हैं, वह भी करते हैं। इस तरह के जो भारत का जो गरीब तबका बनता है 50% लोगों का, वो जीएसटी का वह भी भुगतान करते हैं और जिनकी भारत के कुल आय में हिस्सेदारी महज 15% है, उनसे सरकार जीएसटी का बहुत बड़ा हिस्सा वसूल करेगी। यानी देश के बजट में भी उनसे ज्यादा पैसा नहीं वसूला जा रहा है। जिनके पास देश के संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा मौजूद है, जो केवल एक शादी में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर देते हैं, उनसे ज्यादा पैसा गरीबों से वसूला जा रहा है। जिस तरह की बीहड़ आर्थिक असमानता की खाई में देश फंसता जा रहा है, उससे निकालने का एक छोटा सा सकारात्मक कदम तो यह हो सकता था कि सरकार अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाए, मगर सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया, उल्टा गरीबों पर ही मार पड़ रही है। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में शायद इस बार चर्चा भी नहीं हुई है। कॉर्पोरेट टैक्स के दर में कटौती की वजह से देश को हर साल तकरीबन 1,45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पॉलिटिकल कमेंटेटर संजय झा ने पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखते हुए साझा किया था, पिछले साल लिखा था, तो उसी हिसाब से सोचिएगा कि देश को पिछले 5 साल में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की वजह से करीब 8,70,000 करोड़ रुपए की राजस्व का नुकसान हुआ है। मोदी सरकार का कहना है कि उसने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती इसलिए की ताकि कॉर्पोरेट को ज्यादा पैसा मिले, वह उद्योग धंधे में लगाए, रोजगार को विकसित करे। मगर पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वह बताता है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का रोजगार सृजन की दृष्टि से किसी भी तरह का लाभ नहीं हुआ है, किसी भी तरह का बहुत बड़ा रोजगार उससे नहीं पैदा हुआ है। उल्टा कॉर्पोरेट के लाभ में पहले के मुकाबले 4 गुना की ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यानी सरकार की नीतियां ऐसी रही हैं कि ना लोगों की आमदनी बढ़ी, ना बेरोजगारी दूर हुई, बल्कि उल्टे कॉर्पोरेट ने जमकर पैसा कमाया।